बस 10% और बच रहा है हार्ट। कहाँ तक बताए थे? क्लास नहीं किया था कल? हल नहीं समझिएगा थोड़ा। आज पढ़ेंगे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन समझते हैं ना? हार्ट का फंक्शन किस तरह से होता है, इसको काम ये कैसे करता है, हार्ट का क्या किसी और पर डिपेंड करता है ये कि खुद पर डिपेंड रहता है। जैसे होता है ना, दिल धड़कता है, किसके लिए धड़कता है अलग बात है, लेकिन हार्ट का जो पंपिंग होता है ना, तो हार्ट में जितने मसल्स होते हैं लगभग अबाउट 639 मसल्स मिल के बना हुआ रहता है। आपको उतना नहीं जानना, इसमें दो तीन लेयर होते हैं। लेकिन जो 100% मसल्स है, कोई चीज क्या होता है 100%, जैसे मान लीजिए आपका लीवर है, लीवर क्या है 100% है, उसी तरह से हार्ट भी क्या है 100%। तो 100% में मात्र 1% ऐसे मसल्स है जो हार्ट को फंक्शन करने में खुद काम करवाता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे आप सुने होंगे कि आपका कोई भी ऑर्गन का इंडिकेशन कहाँ से मिलता है, ब्रेन से। आपको चलना है, इंडिकेट कौन करेगा, दिमाग। हम पढ़ा रहे हैं, जब तक ब्रेन इंडिकेट नहीं करेगा तब तक हम नहीं पढ़ा पाएंगे। कुछ भी करना है इसमें ब्रेन का फंक्शन जरूर इन्वॉल्व रहता है, लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं है। 1% हार्ट का ऐसा मसल्स है जो वो खुद उत्तेजित होती है और खुद से खुद पंपिंग करवाता है। अगर मान लो कि हार्ट भी इस पर कंट्रोल करे, ब्रेन भी कंट्रोल करे हार्ट पर, तो क्या हो सकता है, ब्रेन को लगेगा कि नहीं अभी तुमको पंपिंग नहीं करना है, आराम करो 2-3 घंटा। तो ऐसा होगा? 2-3 घंटा के हमेशा के लिए आराम कर जाओगे? तो जो हार्ट का मसल्स है उसका 1% ही हार्ट काम करवाता है, बाकी वो डिपेंड करता है ब्रेन पर। जैसे आप थोड़ा साउंड कम कर लो प्रकाश, साउंड कम कर लो, तो पुराना वीडियो चला दिया, साउंड कम कर लीजिए। अब यहाँ समझिएगा, जैसे यहाँ पर ये चीज होता है कि हार्ट में कौन कौन से मसल्स है जो हार्ट को काम कराने में मदद करता है। तो टोटल 100% में कितना, 1%। और ये 1% को ही नाम आपको याद रखना है, क्योंकि 1% से ही क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। जैसे हम आपको बताए थे हार्ट का फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर क्या था, ये कैसे चेंज हो गया जी? देखिए आप, इस मसल को क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या होता है, सेप्टम। इस हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को आपको याद रखना है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम याद रखिएगा, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इसका काम है हार्ट को शॉर्ट सर्किट से बचाना। शॉर्ट सर्किट का झटका खाए आप लोग, कभी न कभी खाए होंगे। तो हार्ट क्या है, बहुत नाजुक ऑर्गन है, काम इसका ज्यादा है और नाजुक है, ठीक है। तो इस शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम किसका है, इस झिल्ली को है, हार्ट को इस झटका से बचाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो हार्ट को खुद स्वतः उत्तेजित करती है, जिसे बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। और ये कौन कौन सेल्स है आपको यही याद रखना। जैसे कुछ सेल्स आपके पाए जाते हैं दाएं आलिंद में, इस जगह,
इस एक मसल्स का गुच्छा पाया जाता है, ठीक है, और ये इसे बोलते हैं एसे नोड। एसे नोड फुल फॉर्म बाद में समझिएगा, पहले नाम याद रखिएगा। हार्ट के दाएं अलिंद में ऊपरी इस क्या है, ऊपरी दीवारों के साथ गुच्छाएं जैसे संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एसे नोड। इसी एसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेस मेकर का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, एसे नोड। ये एसे नोड क्या करता है, हार्ट को पंपिंग कराने में मदद करता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स मिलता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स समझते हैं ना, अगर ये मसल्स काम करना बंद कर देना, ये मसल्स में हल्का भी डैमेज आ जाए तो ये पंपिंग नहीं करेगा। तो देखो, जिनको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट अचानक आएगा तो डॉक्टर क्या लगाएगा, आयरन वाला देखे हो ना, दाबता है कस के, इलेक्ट्रिक पल्स देता है कि काम करना स्टार्ट कर दे। तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक पैदा करना। ये अगर ये खराब हो जाए तब क्या हो सकता है, लगाया जाता है आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो लिथियम का लगा रहता है। लिथियम क्या है, एक मेटल है और जो सबसे हल्का धातु कहा जाता है। तो लिथियम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, लेकिन ये भगवान के द्वारा दिया हुआ पेसमेकर है, इसको स्वस्थ रखना है तो क्या करना पड़ेगा, योगा कीजिए। क्या कीजिए, और गोलगप्पा खाइए नहीं, थोड़ा हेल्दी खाना खाइए। हाँ, घी खा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ये समझिएगा, ये जो पेसमेकर है ये तो आपको फंक्शन करवा रहा है। क्या करा रहा है, फंक्शन। जैसे आप समझिए ये ट्यूबलाइट जल रही है तो क्या करंट ये खुद पैदा कर रहा है, नहीं, इसका काम है जलना और सबको रोशनी देना। करंट कहाँ से आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं सोर्स है, ठीक है। तो उसी तरह इसका भी सोर्स रहता है। इसको जो इलेक्ट्रिक सर्किट मिलता है वह पेस सेटर से मिलता है। किससे मिलता है, पेस सेटर। यानी आप कह सकते हैं ये बैटरी है। क्या है, बैटरी। बैटरी जो पाया जाता है वह दायां निलय और बाएं निलय के ठीक बीच में सेप्टम मसल के पास, इसे हम बोलते हैं पेस सेटर। इसका नाम है एवी नोड। एवी नोड, इसे पेस सेटर बोलते हैं, पेस सेटर। इसका ये काम है कि ये इंपल्स पैदा कराती है और इस पेस मेकर को काम करने से काम करवाती है, यानी पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट को पंपिंग करने में मदद करता है। लेकिन अब ये समझिए कि पंपिंग ऑफ हार्ट कहने का अर्थ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा और रिलैक्स होगा। तो सिकुड़ेगा तो पूरा चैम्बर सिकुड़ेगा कि एक चैम्बर, पूरा, ये पूरा चैम्बर सिकुड़ता है। तो इंपल्स तो यहाँ पैदा हो रहा है, यहाँ से बहुत सा मसल इस तरह से फैला हुआ रहता है, गुच्छाएं जैसे स्ट्रक्चर, इधर भी इस तरह से फैल गई और ये पूरा आपके कोष्ठक में ये मसल्स फैली हुई रहती है। आप इसी मसल्स का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बात है जी, तुम लोग दांत निकाल रहे हो कब से। इसको बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर। खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे, पुरकेंजे, इसीलिए इस गुच्छाएं का नाम रख दिया गया पुरकेंजे फाइबर। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, हिस के नाम पर रखा गया था, हिस की गुच्छा, हिस की गुच्छा। इसका क्या काम है, देखिए इसका क्या काम है, पंपिंग करवाना, हार्ट को फंक्शन करवाना। तो जैसे हार्ट पंपिंग करेगा तो इससे जितना भी आपका वायर कनेक्ट है उसका क्या काम करना, पंपिंग करवाना। तो ये जो गुच्छाएं इधर फैली हुई है राइट साइड, इसको क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। और जो लेफ्ट साइड फैली हुई है उसका क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट करवाना। मीन्स सिकुड़ाना, पंपिंग ऑफ हार्ट, यानी जब हार्ट पंप करेगा तभी तो ब्लड का फ्लो होगा। आप देखिएगा इससे जो कनेक्ट रहता है वो क्या कनेक्ट रहता है, सिराएं। इससे भी कनेक्ट क्या है, सिराएं। जो वेन जिससे कनेक्ट रहता है वह दीवारें पतली होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए हार्ट का कौन सा चैम्बर सबसे मोटा और कौन सा पतला होता है, तो ऊपर की दीवारें क्या होती है, पतली। सबसे ज्यादा मोटा होता है आयोटा, जिससे आयोटा कनेक्ट है। क्यों मोटा होने का कारण है,
क्योंकि यहाँ से प्रेशर ज्यादा होता है। अगर ये मोटा ज्यादा नहीं होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो उतना ही है, ये फटने का डर हो जाएगी। आप पिक्चर कभी देखिएगा तो उसमें जो ये दीवारें जो है इसको मोटा शो किया गया, इसका थिकनेस ज्यादा होती है, क्योंकि प्रेशर लगने से ये दीवारें फट ना जाए, इसीलिए थोड़ा मोटा होता है। इसका फंक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड क्या होता है, निकलता है बाहर, आने में कोई दिक्कत नहीं है, ये पतला है चलेगा, लेकिन जब प्रेशर से जाती है ब्लड तो वह थिकनेस यहाँ होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन 4 कोष्टक में से कौन सा कोष्टक सबसे ज्यादा मोटाई वाला होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है, तो आपको याद रखना आयोटा वाला दीवारें। आयोटा किससे कनेक्ट है, बायां निलय, किससे, बायां निलय। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि इस हार्ट के 100% मसल में से 1% ऐसे मसल्स हैं जो हार्ट को स्वतः उत्तेजित करवाती है, स्वतः उत्तेजित मतलब खुद से काम करवाती है। और वह 1% कौन कौन से है, 4 मसल्स है, चारों को आपको नाम याद रखना। पहला जो है क्या है, एसे नोड, इसे बोलते हैं साइनो ऑरिकल नोड, ठीक है। ऐसे नोड को ही बोला जाता है पेसमेकर। आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि पेसमेकर का नाम बताइए, तो पेसमेकर का नाम क्या हो जाएगा, ऐसे नोड। और इसी से कनेक्ट रहती है क्या, पेस सेटर, जो एज ए बैटरी जैसा काम करता है, इसको इलेक्ट्रिक पल्स देने का काम करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, दायां निलय और बायां निलय के बीच में, ठीक है। इसका नाम क्या है, एवी नोड। ये खराब होने पर भी बैटरी लग जाती है, सुने होंगे किसी का पेस मेकर लगा या किसी को बैटरी लगा है, क्या बैटरी और पेस मेकर सेम है, नहीं। इसका काम करना है इलेक्ट्रिक शॉर्ट दर, यहाँ से इलेक्ट्रिक पल्स मिलता है और इसको काम करवाना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और इसमें से 2 मसल जो है आपका फैली रहती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये आपका लोकेशन कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सभी जगह फैली हुई रहती है। जो राइट साइड है उसका नाम क्या है, पुरकेंजे फाइबर। क्वेश्चन आ जाता है पुरकेंजे फाइबर किस अंग में पाए जाते हैं, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, हार्ट। या बंडल ऑफ हिस, हिस की गुच्छा कहाँ पाई जाती है, बस यही क्वेश्चन आता है। आपको ज्यादा फंक्शन बनाने के लिए है कि हिस की गुच्छा कहाँ पाई जाती है, हृदय में। पुरकेंजे फाइबर कहाँ पाया जाता है, हृदय में। और हार्ट का पेस मेकर का क्या नाम है, एसे नोड। और पेस सेटर का क्या नाम है, एवी नोड। तो टोटल 100% में से 1% मसल्स ये जो है हार्ट को खुद काम करवाना होता है। नाम सुने हैं कि कोई इंसान कोमा में चला गया, तो कोमा मतलब क्या, उसका ब्रेन डेथ हो गया, ब्रेन डेथ, लेकिन हार्ट जिंदा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है। ये उम्मीद में है कि कभी भी ब्रेन एक्टिव हो जाए तो इंसान एक्टिव हो जाए, क्योंकि ब्रेन डेथ हो गया तो पूरा ऑर्गन क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया ना, कुछ काम होगा नहीं, लेकिन उसका हार्ट अभी भी काम कर रहा है। तो हार्ट काम करने से ही इंसान क्या है, अभी तक जिंदा, सिर्फ ब्रेन डेथ किया। अगर ब्रेन भी इसे कंट्रोल करता तो ये भी खेल खत्म। जैसे ब्रेन डेथ हुआ तो हार्ट भी खत्म हो जाता ना, लेकिन हार्ट का जो 1% मसल्स है यही इंसान को जिंदा रखता है। कभी फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद वह कोमा से, कोई कितने लोग आ भी जाते हैं और कितने लोग कम टाइम में चले भी जाते हैं, और डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है। तो ब्रेन का जो मसल्स होती है आपको बॉडी के प्रत्येक न्यूरॉन कनेक्ट रहता है। आप ब्रेन जब पढ़िएगा तो आप उसमें समझिएगा कि स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या होता है। मेरी रज्जु कोशिका नाम सुने, उसका फंक्शन क्या होता है। तो खैर बात की बात है, नर्वस सिस्टम की बात है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट मसल्स हृदय पेशियां या मांसपेशियां भी लिख सकते हैं। हृदय पेशियां जो होती है मात्र 1% जो है, 1% समझ रहे हैं ना, ये पूरा का ये कितना परसेंट है, 1% जो है ऑटो एक्साइटेबल मसल्स कहलाती है, या ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। इसको हिंदी में लिखिएगा स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं, यानी ये खुद से उत्तेजित होकर के हार्ट को काम करवाते हैं। ये किसी पर डिपेंड, ब्रेन पर डिपेंड नहीं रहता। और ये टोटल कितने मसल्स है, 4। ये चारों को आपको पहले समझ लेना है,
चारों का फुल फॉर्म उसके बाद लिखिएगा। पहला क्या है, पहला जो है एसे नोड, एसे नोड, इसको बोला जाता है पेस मेकर। पेस मेकर, क्वेश्चन आता है कि पेस मेकर का नाम बताइए। ये आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? नेचुरल, नेचुरल है ना। तो नेचुरल पेस मेकर का नाम क्या हो जाएगा? एसे नोड। फुल फॉर्म आ जाएगा तो साइनो ऑरिकल, ऑरिकुलर नोड। और फुल फॉर्म इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इसको हिंदी में लिखना है तो सीनो ऑरिकल, ऑरिकुलर नोड। नोड मतलब क्या होता है? गुच्छा। नोड मतलब गुच्छा। दूसरा, दूसरा मसल का क्या नाम है? एवी नोड। एवी नोड को क्या बोला जाता है? पेस सेटर। एवी नोड को पेस सेटर। इसका फुल फॉर्म एंटीरियो, एंट्रियो वेंट्रिकुलर, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आप बताइए ये पेस मेकर हृदय के किस भाग में पाए जाते हैं? बता सकते हैं ना? दाएं आलिंद में। कहा? दाएं, यानी राइट ऑरिकल। कहा? राइट ऑरिकल। कोई दिक्कत? दाएं आलिंद में। इसको उतार लीजिए तब समझ में आएगा आगे। किन को पूछना है पूछिए, ठीक है? ऐसे हार्ट के चारों ओर झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। इसको पुरकेंजे फाइबर कहते हैं। पुरकेंजे फाइबर। तुमको पता है ना जी पुरकेंजे लिखा जाता है? बोलते हैं हिंदी तो सुधार लिया करो। पुरकेंजे फाइबर।
इधर ये सब कनेक्ट करके उल्टा पुल्टा मत समझिएगा। ये है एसे नोट, ये है क्या, पुरकेंजे फाइबर। इधर का मसल्स को क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस की गुच्छाएं। हो गया, ये पिक्चर बन गया ना। चलिए अब लिखिएगा, अभी पिक्चर ही बना रहे हैं जी। वाह, रियली में बना दीजिए का। अभी बोले कि ये बना रहे हैं, ये सबका हो गया पहले, सबका। देखो नहीं बोल रहा, वो लेट से आया का जी। बनाने दो। आज ट्यूजडे है ना, याद करते जाइएगा डेली। सैटरडे आने में टाइम नहीं लगेगा। चलो आगे, हो गया बाबू, पीछे बना लिए। अब देखिए यहाँ से बताए थे कि स्वतः उत्तेजित होने वाली कोशिकाएं कितनी होती है, 4। तो यहाँ पॉइंट दीजिएगा, हार्ट मसल हृदय पेशीय में से 1% जो होता है स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं होती है। लिखना है तो लिखेगा हृदय पेशीय, डैश देखे लिखेगा, हृदय पेशीय या मांसपेशीय। लिखेगा हार्ट मसल्स में 1% मसल्स यानी पेशीय, मांसपेशीय जो हिंदी में आप लिखते हैं पेशीय, स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं कहलाती है। 2-3 बार रिपीट करेंगे, शांत एकदम सुनाओ। ये डैश कर लिए, हृदय पेशीय लिखेगा, हृदय मांसपेशीय में से, हृदय मांसपेशीय में से 1% मांसपेशिया, 1% मांसपेशीय, 1% मांसपेशीय स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं कहलाती है। स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं कहलाती है। और जो ये लिख लिए उनको इतना सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं था। 1% स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं। और ये 1% कौन कौन है, अब यहाँ आइए, यहां तक हो गया सबका। पहला लिखिएगा एसे नोड, एसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। एसे नोड ये कहां पाया जाता है, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। आप दाएं आलिंद लिखिए, ये दाएं आलिंद में पाए जाते हैं। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड।
SINO, साइनो, इसे सीनो भी पढ़ते हैं हिंदी में, सीनो ऑरिकुलर नोड। हो गया, पहला हो गया। ऐसे नोड, ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? पेस मेकर। कहाँ पाया जाता है? हृदय के किस भाग में? दाएं आलिंग में। दूसरा लिखिएगा एवी नोड, एवी नोड, पेस सेटर बोलते हैं इसको, एवी नोड। एवी नोड को हिंदी फुल फॉर्म लिखिएगा एंटीरियो, ANTREO, एंट्रियो वेंट्रिकुलर, हिंदी में लिख देते हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये सब का काम क्या है? हार्ट का क्या करवाना? कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है। ये दो हो गया। इसको क्या बोलते हैं? पेस सेटर। ये कहां पाया जाता है बताइए? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। दाएं दाएं निलय और बाएं निलय के बीच में, दाएं निलय और बाएं निलय के बीच में। तीसरा बताएं पुरकेंजे फाइबर, पुरकेंजे फाइबर। और चौथा था बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ये चार मसल का ही याद रखिएगा आप। इसका लोकेशन यही पूछा जाएगा कि किस ऑर्गन में पाया जाता है, तो आप क्या बताइएगा? ये हार्ट में, हृदय में पाए जाते हैं। इसका कोष्टक कभी नहीं पूछेगा कि किस कोष्टक, हृदय के किस कोष्टक में बंडल ऑफ हिस पाया जाता है। ये चारों कोष्टक में क्या होती है? फैली होती है। चलो अब यहां समझिएगा, ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। देखिएगा यहाँ, यहां से क्वेश्चन क्या क्या आएगा ये समझिएगा। हो गया सबका? हो गया था ना? अब यहां देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पेस मेकर का नाम बताइए। बताइए पेस मेकर का नाम, पेस मेकर का नाम। ऐसे पेस सेटर का एवी नोड, लेकिन ये नेचुरल पेस मेकर है। क्या है? नेचुरल। यहाँ इसका काम है इलेक्ट्रोड पैदा करना, यानी प्लस माइनस। किसी का पेस मेकर खराब हो जाता है, वैसे इंसान जिसका पेस मेकर काम नहीं कर रहा, ऐसे नोट काम नहीं कर रहा, वैसे इंसान क्या होता है? चलते चलते बेहोश हो जाएंगे, कभी भी बेहोश हो जाएंगे, फिर होश आ जाएंगे तो चलने लगेंगे, मतलब काम करने लगेंगे, उनका एक्टिविटी चालू रहेगा। अचानक क्यों? इम्पल्स पैदा नहीं हुआ, हार्ट क्या हो गया? आराम कर लिया, पंपिंग नहीं किया। पंपिंग नहीं किया तो ब्लड सर्कुलेशन हुआ नहीं, तो कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा, हमेशा के लिए काम ना करे। जैसे होता है ना कि बल्ब जला और फिर आ गया लाइट, समझते हो? तो यही चीज होता है कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिक तो पैदा करेगी, लेकिन कुछ समय के लिए क्या? खत्म। खत्म तो इंसान क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, अनकॉन्शियस में क्या? बेहोश हो जाएंगे। ठीक है,
फिर आएगा पंपिंग करेगा, फिर वो क्या हुआ था उसको थोड़ी याद है, जो बेहोश हुआ उसको कुछ याद नहीं रहेगा। क्या हुआ था हमको, हम बेड पर हैं हॉस्पिटल में, तो क्या हुआ, पेसमेकर काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर बोलेगा पेसमेकर लगाना ही पड़ेगा, आज लगाइए कभी भी लगा लीजिए, न तो अचानक जब ज्यादा देरी तक रुक गया तो फिर आप भी दोबारा नहीं आइएगा। ठीक है, तो यही केस होता है। और इस केस में पैरालिसिस मारने का चांस बहुत ज्यादा होती है। कहीं भी अगर ऑक्सीजन सप्लाई रुका, एक साइड रुक गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं। आर्टिफिशियल पेसमेकर, अभी आर्टिफिशियल पेसमेकर सबसे अच्छा लिथियम का आता है, लिथियम का बना हुआ रहता है। लिथियम एक क्या है, धातु है, सबसे हल्का धातु। अब लिथियम के क्यों बनाते हैं, कोई बोलता है सर इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा अगर ले लोगे तो वजन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब वजन ज्यादा होगा, इसमें लगा दोगे, ये बेचारा कितना ग्राम का है, 300 ग्राम का, और इसमें लगा दोगे आधा किलो का, तो क्या हो जाएगा 800 ग्राम, सिकुड़ के वो इसी में रह जाएगा, है अटक जाएगा, इसको ले ले नीचे आ जाएगा पेट में। ठीक है, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा लेकिन रिलैक्स नहीं कर पाएगा, भूल जाएगा, कहेगा इतना बोझा लगा दिया क्या करें हम। ठीक है, तो इसमें हल्का धातु का लगाया था। कहीं कहीं आप यूरेनियम का भी देखते हैं, लेकिन यूरेनियम थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, इसमें ज्यादा लगता है। ऐसे मोस्टली इंडिया में कॉस्ट 4 से 4.5 लाख में पेसमेकर लग जाता है। ठीक है, 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में आपको लग जाएगा, वो डिपेंड करेगा हॉस्पिटल कॉस्ट वगैरह ये सब। लेकिन मेरे मकान मालिक जो थे बुजुर्ग, उनको अभी 1-2 महीने पहले ही लगा है बनारस में, तो पेसमेकर लगा, तो चलते चलते बेहोश हो जाते थे। अब दादाजी लगा लीजिए, न खेल कभी भी खत्म हो जाएगा, तो ऐसी बात है। बोले हाँ, तो उनको ये वाला डायग्राम समझाए, डायग्राम समझाए, तो बोले बोले ना कि हमको फोटो को भेज दो ना व्हाट्सएप पर, हम लोग उससे पेसमेकर लग जाएगा, आपको जाइए डॉक्टर के पास। तो फिर सोचे कि बात सही है, अभी पोता की शादी करना है, खेला खत्म हो जाएगा, तो बनारस गए, एक दिन में लगा के चला आए, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर 1 महीना में बुलाएगा कि आपका फंक्शन सही से काम कर रहा है। अभी वह 72 साल के है ना, तो कम से कम 10 साल एज बढ़ गया, पेसमेकर 10 साल एज बढ़ा दिया। ठीक है, अब हार्ट से संबंधित तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही तो क्या, पंपिंग करवाना, और ये 10 से 12 साल आपको पंपिंग करवाएगा। अब बीच में कभी कुछ हो गया तो अलग बात। ठीक है, वो तो 1-1 मिनट की कोई गारंटी नहीं लेता है। क्या हुआ है, ये बता दिए तो गलती कर दिए। मतलब कहते हैं कि आर्टिफिशियल पेसमेकर अगर किस धातु का लगाया जाता है, लिथियम। आता है कि ना आता है ये तो हम थोड़ी बता सकते हैं कि कौन सा आता है। हाँ, अगर क्वेश्चन इससे आएगा तो छूटेगा नहीं। बोलो, इसका भी बनाया जाता है, लेकिन ये एफर्ट नहीं कर पाओगे, वहां तो खर्चा पड़ जाता है। लो यूरेनियम हटा देते हैं, लिथियम का। यूरेनियम का कोई कोई कंट्री एफर्ट करता है, यूरेनियम का ये तो कहेगा कि लिथियम 10 साल चलेगा, चलो हम दे देते हैं 25 साल। हाँ, थोड़ा इसका फंक्शन ज्यादा लॉन्ग समय के लिए होता है। चलिए उतना नहीं, यहाँ पर क्या होता है, ये भी खराब हो सकता है। ये क्या है, बैटरी, ये है क्या बैटरी, ये भी खराब हो सकता है। इसको निकाल करके यहाँ पर ही बैटरी ही लगाया जाता है, वो भी इलेक्ट्रोड का लगा रहता है। हाँ, ये भी लग सकता है, ये भी लगता है, सब ऑपरेशन से। तो ये 5-6 साल के लिए एक बार में लगता है कि एक बार आप बैटरी लगाइएगा तो उसका जो लाइफ स्पेन रहेगा 5 साल 6 साल, इस तरह से डॉक्टर बुलाया कि। अब कुछ किन्हीं लोग का ये होता है कि हर 6 महीना पर या 1 साल पर ये बैटरी क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो डॉक्टर हर 3 महीना या 6 महीना पर बुलाएगा, जिसका पेस सेटर लगा हुआ, और इसको इंजेक्शन दिया जाता है, स्टेरॉइड दिया जाता है, ऐसा स्टेरॉइड दिया जाता है जिससे ये बैटरी क्या करे, काम करना चालू। जैसे हम लोग क्या चार्ज करते हैं ना, कि चलो ये जो इसमें लगा हुआ है, ये क्या होता है, चार्जेबल है, ड्राई सेल है, लेकिन कैसा है, चार्जेबल। डिस्चार्ज हो लगा देंगे, एस्टेरॉइड दे देंगे इसको, उसी तरह से इसको इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसमें बैटरी क्या हो जाता है, चार्ज।
ऑपरेशन कितना करोगे, बच्चा 300 ग्राम के है, एक बार ऑपरेशन करके लगा दिए हो, फिर ऑपरेशन करोगे, दोबारा भी चल सकता है, दोबारा भी, लेकिन मल्टीपल टाइम को ही कितना काटोगे जी। एक तो बचपन से कटा हुआ है, ये टूटा हुआ रहवे करता है नहीं, कितना टूटता है और लास्ट में बुढ़ारी में भी टूटता है। तो ये सब केस यहाँ खत्म हो गया। अब क्वेश्चन क्या क्या आता है, चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा हो जाए, क्वेश्चन पूछते हैं और किसी से भी, और जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, ये नहीं कि बैठे बैठे रहे हमको याद है सर, देखो ना पीछे पलटने लगती है सब। उसको भी लिख ही रहे हो जी, लिख लो। आर्टिफिशियल पेसमेकर लिथियम का लगा हुआ रहता, लिख लीजिएगा। आर्टिफिशियल पेसमेकर लिथियम धातु का लगाया जाता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर लिथियम धातु का लगा हुआ रहता है। हाँ, इसका खासियत जानते हो क्या है? अच्छा बताइए, जो इंसान पेसमेकर नहीं लगाया वो क्या मर गया था? नहीं, जिंदा था, उसका काम कर रहा था। ये आर्टिफिशियल पेसमेकर जो लगता है वो हमेशा काम नहीं करता है, नहीं समझे? ये नहीं कि लगा दिया जनरेटर चालू है, ऐसा नहीं है। जब हार्ट पंपिंग करना जैसे बंद करता है ये चालू हो जाता है। कहाँ, अभी चलना है तुमको 10 साल, जिस तरह से वो पंप, पहले जो उसका हार्ट का फंक्शन था वही होगा। पहले क्या था, कुछ समय के लिए क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होता था, रुक जाता था, जैसे रुका तैसे ये क्या दे दिया, करंट, क्या दे दिया, करंट। तो ये हमेशा मतलब फंक्शन नहीं करता, जब हार्ट क्या हो, पंपिंग करना रुक जाता तभी ये इलेक्ट्रिक सर्किट पैदा करती है। ये नहीं कि हमेशा जनरेटर जैसे चालू है, तो बहुत दिक्कत है। चलो अब क्वेश्चन को कुछ कर लेते हैं, बताइए। पहला क्वेश्चन नहीं अगर बताया है तो लिखिएगा, आप बता दिए हैं तो जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ा धमनी क्या होता है, आयोटा, ठीक है, आयोटा होता है। और आयोटा से ही एक धमनी जुटी हुई रहती है, उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, यानी जो हार्ट से ब्लड लेकर के हार्ट को ही वापस पहुंचा देती है। अगर ये ब्लॉकेज हो गया, सबसे ज्यादा केस आयोटा और कोरोनरी में बनता है। कोरोनरी भी अगर ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट को वापस ब्लड नहीं, क्योंकि ये भी ऑर्गन है, इसको भी शुद्ध ब्लड चाहिए। तो जो हार्ट से ब्लड लेकर के हार्ट को वापस देता उस धमनी को बोलते हैं कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, तो आप लिखिएगा पॉइंट देकर के। लिखिएगा कोरोनरी आर्टरी, हिंदी में लिख लीजिएगा कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी कोरोनरी धमनी हृदय से रक्त को लेकर, कोरोनरी धमनी हृदय से रक्त को लेकर हृदय को रक्त हृदय से रक्त को लेकर हृदय तक ही रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। हृदय से रक्त को लेकर, कैसा रक्त लेगा, शुद्ध, लेने का काम है क्या, प्योर। हृदय से रक्त को लेकर हृदय तक ही पहुंचाने का कार्य करती है, या हृदय के चारों ओर, चारों ओर लिख दीजिएगा तो अच्छी बात है। हृदय के चारों ओर ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती है। कोरोनरी धमनी हृदय से रक्त को लेकर, हृदय से रक्त को लेकर हृदय के चारों ओर पहुंचाने का कार्य करती है। इसको भी प्योर ब्लड चाहिए, इसका भी काम है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ से हम क्या बताए थे, ये सबसे लार्जेस्ट धमनी है
और सबसे लार्जेस्ट धमनी से हजारों धमनियां जुटी होती है। तो यहाँ से ऐसे भी धमनी होंगे जो कहाँ गया होगा, लीवर के पास। किसके पास, लीवर के पास। यहाँ ऐसे भी धमनी होंगे जो कहाँ गया होगा, किडनी के पास। समझते हैं। तो प्रत्येक मसल्स, प्रत्येक सेल्स के पास यहाँ से धमनियां जुटी हुई थी। एक धमनी का नाम बताएं जो यहाँ से हार्ट को ही दे रहा है, उसे हम क्या बोल दिए, कोरोनरी। ठीक है। अगर लीवर से पूछा जाए कि हार्ट से लीवर तक कौन सा ब्लड प्योर ब्लड को कैरी करवाता है, तो उसका नाम याद रखिएगा, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक धमनी, हिपैटिक धमनी। तो लिख लीजिएगा, एक दो पॉइंट धमनी का नाम याद रखिए, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लिखिएगा, हृदय से शुद्ध रक्त को हृदय से शुद्ध रक्त को हिपैटिक धमनी के द्वारा, हिपैटिक, इंग्लिश में भी सेम लिखना, हिपैटिक, हिपैटिक धमनी के द्वारा लीवर तक पहुंचता है, लीवर तक पहुंचता है। लीवर तक पहुंचता है। वैसी धमनी जो किडनी तक लाने का काम करता है प्योर ब्लड को, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल धमनी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, हृदय से शुद्ध रक्त को, हृदय से प्योर ब्लड को, हृदय से प्योर ब्लड को हृदय से प्योर ब्लड को रीनल धमनी के द्वारा, रीनल धमनी के द्वारा, रीनल मतलब होता है किडनी, ठीक है, रीनल धमनी के द्वारा रीनल धमनी के द्वारा कहां तक पहुंचता है, किडनी तक। किडनी को हिंदी में बोलते हैं ब्रिक। अब यहीं पर ये जो ब्लड आया प्योर ब्लड, यहाँ किडनी का क्या काम रहेगा, फिल्टर करेगा, फिल्टर यानी यूरिन को ब्लड से बाहर निकालेगा। क्या, हाँ, क्या उसके, हिपैटिक आर्टरी। देखो, चार धमनी के नाम बताएं। एक सबसे पहले लार्जेस्ट धमनी, लार्जेस्ट धमनी के क्या नाम है, आयोटा। दूसरा, जो धमनी हृदय से ब्लड को लिया और हृदय को ही दे दिया, कोरोनरी आर्टरी। कैसा, कोरोनरी। ये चारों धमनी, इस चारों के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता है। तीसरा, जो लीवर से ब्लड को लिया, यानी हार्ट से कहां तक पहुंचा, लीवर तक, उसे हम क्या बोल दिए, हिपैटिक। कैसा धमनी, हिपैटिक। और चौथा, जो ब्लड कहां तक गया, किडनी तक, किसके द्वारा, रीनल आर्टरी, रीनल। ये चार धमनी का नाम याद रखिए और बाकी दो सीरा का नाम याद रखिएगा, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। एक होता है फुफ्फुसीय सीरा। क्या हुआ, फुफ्फुसीय सीरा। तीन सीरा का नाम। अब क्वेश्चन बताइए, ठीक है। हमारे शरीर के निचले हिस्सा से किस शिराओं के द्वारा ब्लड हृदय तक पहुंचता है, क्वेश्चन समझ में आया। हमारे शरीर के निचले हिस्से से किस शिराओं के द्वारा ब्लड हृदय तक पहुंचता है, इंफीरियर वेना कावा। और ऊपरी हिस्से से सुपीरियर वेना कावा। कैसा ब्लड, कैसा ब्लड, किस धमनी के द्वारा इंप्योर ब्लड फ्लो करता है, फुफ्फुसीय धमनी।
धमनी का काम क्या है? प्योर ब्लड, लेकिन एक धमनी को छोड़कर फुफ्फुसीय धमनी। बताइए किस शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाह होती है? फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर? रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, डॉल्फिन में, डॉल्फिन में 4 के 2। बताओ यार, आप लोग क्या है? क्वेश्चन आ रहा है कि डॉल्फिन में कितने चैम्बर, कितने लोग 2 हैं और कितने लोग 4? ये 4 वाले हैं, 2 वाले 1 है। ये क्लियर है कि मछलियां में जो होती है 2 चैम्बर, डॉल्फिन मैमल में आता है तो डॉल्फिन में 4 चैम्बर। डॉल्फिन में कितने चैम्बर? रेहू में, गराई में, पोठी में 2, ब्लू व्हेल में, ब्लू व्हेल 4। ठीक है। मगरमच्छ बताओ किसमें आता है? रेप्टाइल्स। लेकिन आप यहां समझिएगा, एक क्वेश्चन ये आता है, कॉकरोच में कितने चैम्बर? कॉकरोच दिल के रानी नहीं, दिलों के रानी जरूरी नहीं है, इसमें 13 चैम्बर होते हैं, सोचो। और दिल के रानी और कॉकरोच बोल रहा है तुम लोग, ऐसा याद मत रखना। ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो गया। अब आपको पढ़ना है मेन बॉडी का पार्ट, ग्रंथियां। क्या पढ़ना है? अब आपको समझ में आएगा कि किस हार्मोन की कमी से क्या होता है। यहाँ से आपको कुछ बीमारी के बारे में समझ में आएगा, किसी का सिम्टम्स क्या आ रहा है, तो आप खुद से आप देख सकते हैं। खान पान सब नहीं, तुम लोग को गुपचुप छोड़ा देंगे, रुको। आज पढ़ाएं कि कल? ये जो चैप्टर है ये आज का मतलब कहने का अर्थ हुआ सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के, वनडे एग्जाम को लेकर के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप बैठ जाओ, लेवल 1 से लेकर के लेवल आप 9-10 तक बैठ जाओ, क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका क्या नाम है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंत मतलब क्या? अंदर, अंत मतलब अंदर, अस्त्रावी मतलब क्या? निकलना, और ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां। ठीक है, और इसमें ऑर्गन के बारे में ही जानना है, लेकिन सभी ऑर्गन के बारे में नहीं जानना है, वैसे ऑर्गन के बारे में जानना है जो ऑर्गन को हम ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि हम उसी ऑर्गन को कहेंगे जो हार्मोन बनाएगा। क्या बनाएगा? हार्मोन। जो एंजाइम बनाएगा, और या जो जूस बनाएगा। जूस समझते हो क्या? जूस मतलब क्या? मौसमी का है, मौसमी संतरा का नहीं ना। जूस मतलब आपके जो बॉडी में जूस बन रहा है, जैसे आपका जो पसीना चल रहा है, ये क्या है? जूस है। तो जब गर्मी गर्मी आ रहा है तो गर्मी में जूस भी बहुत निकलता है, तो बोलिए पसीना नहीं, जूस निकल रहा। क्या निकल रहा है? जूस। सलाइवा क्या है? जूस है। सलाइवा क्या है? जूस। तो ये बायोलॉजी के टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? जूस बोला जाता है। ठीक, अब यहां से ये समझिएगा एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। इसको बोलते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह। वैसा अंगों का समूह जो अंदर क्या करता हो? सिक्रेशन पैदा करता हो। देखो इसका अर्थ समझना, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्र मतलब क्या? अंगों का समूह। अंत मतलब क्या? अंदर। अस्रावी मतलब क्या? निकलना। स्रावी मतलब निकलना होता कि बाहर निकलना। अब ये अंदर निकल रहा है कि बाहर, ये नहीं समझना है। ये अंदर
अंदर निकलता है। कहाँ निकलता है? अंदर। जैसे पसीना, पसीना अंदर निकलता है कि बाहर? बाहर। तो ये अंतःस्रावी में पसीना नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो वैसा सिक्रेशन जो अंदर की ओर हो, वैसा ऑर्गेन जो जूस तो बना, हार्मोन तो बनाता है लेकिन अंदर बनाता है। तीन है कि हार्मोन बनाए और बाहर निकाल दिए। ऐसा कोई हार्मोन का नाम सुने हो जो बाहर की ओर निकलता है, बॉडी से बाहर? तो इसीलिए इसको अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र में हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियां का काम है हार्मोन बनाना। या आप ये समझिएगा कि ग्लैंड्स क्या होता है, ग्रंथि क्या करता है। वैसे अंग या ऊतकों का समूह, ऊतकों का समूह को क्या बोलते हैं? अंग ही बोलते हैं। वैसे अंग जो केमिकल कंपाउंड को रिलीज करता हो, रासायनिक यौगिक का रिलीज करता हो। अब ये रासायनिक यौगिक क्या है ये समझना। रासायनिक यौगिक हमारे बॉडी में तीन है। अब ये तीन कौन कौन से रासायनिक यौगिक है? पहला हार्मोन, पहला क्या हो गया? हार्मोन। दूसरा जूस, और तीसरा एंजाइम। आज से याद रखिएगा, एंजाइम कहीं भी अगर नाम आ जाए तो एंजाइम का काम है डाइजेशन करवाना, पाचन करवाना। तो कितने केमिकल कंपाउंड है? तीन। कौन कौन? हार्मोन, एंजाइम, जूस। ये तीन केमिकल कंपाउंड को जो ऑर्गन रिलीज करेगा उसी को ग्रंथि कहेंगे। ऐसे ग्रंथि उसको उसको बोलेंगे अंग है। जैसे फेफड़ा, फेफड़ा से, लंग्स से कोई भी न एंजाइम निकलता है, न जूस बनता है, और न ही हार्मोन बनाता है। तो लंग्स को अंग बोलेंगे, ग्रंथि। लेकिन लीवर, लीवर एक ऐसा अंग है जिससे क्या निकलता है? बाइल जूस, बाइल पित्त रस क्या निकलता है? तो लीवर अंग तो है लेकिन साथ साथ इसको ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रंथि। समझ में आया? अंग किसको बोलेंगे, ग्रंथि किसको बोलेंगे? वैसा अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक को रिलीज करता हो या रासायनिक यौगिक को बनाता हो। और रासायनिक यौगिक कितने? तीन। पहला हार्मोन, दूसरा जूस, और तीसरा एंजाइम। जहां जूस है उसमें एंजाइम रहेंगे। ऐसा नहीं कि एंजाइम अलग है और जूस अलग। बताए थे लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक। तो हाइड्रोलाइटिक क्या? लिक्विड था, तो वो क्या है? जूस। तो जूस है तो एंजाइम रहेगा। बाइल जूस क्या है? जूस। तो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो वसा को डिजोल्व करने में मदद करता है। बात आई समझ में? आप बहुत सा जूस के बारे में पढ़िएगा। पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पैनक्रियाज में। तो वैसे अंग जो क्या जूस बनाता हो, एंजाइम बनाता हो और हार्मोन बनाता हो, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथि। तो तीन चीजें अभी लिखना नहीं, बिना समझे हुए कोई नहीं लिखेगा। पहला क्या बताया? हार्मोन। दूसरा क्या बताया? एंजाइम। और तीसरा क्या? जूस। यही तीन केमिकल कंपाउंड है जिसे हम ग्रंथियां कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। वैसे अंग जो हार्मोन बनाता हो, एंजाइम बनाता हो, जूस बनाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रंथि। और हमारे बॉडी में वैसे अंग जो केवल हार्मोन बनाता हो, क्या बनाता हो? केवल हार्मोन। और जो केवल जो हार्मोन बनाएगा उसे बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलेंगे? और जो अंग एंजाइम और जूस दोनों बनाता हो उसे बोलते हैं बहिःस्रावी। क्या बोलते हैं? बहिःस्रावी। अब क्वेश्चन आप लोग खुद बताइएगा, स्किन, त्वचा, ये क्या है? अंग है। क्या है? सबसे बड़ी अंग है। बताइए ये अंतःस्रावी है कि बहिःस्रावी? क्यों? क्योंकि ये बनाता क्या है? जूस। अभी बताए पसीना क्या है? जूस। पसीना क्या है? जूस। अब इसमें एंजाइम के फॉर्म में क्या रहता है? बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाइल सॉल्ट। और जो केवल हार्मोन बनाता हो उसी को क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी। जैसे आप नाम सुने हैं क्या? हाइपोथैलेमस। ये क्या है? ग्लैंड्स है। हाइपोथैलेमस क्या है? ग्लैंड है। थायराइड क्या है? ग्लैंड्स है। थायराइड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है।
थायरोक्सिन हार्मोन। तो जो केवल हार्मोन बनाता हो उसे हम ग्रंथि तो कहेंगे, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतःस्रावी। और जो जूस और एंजाइम ये दोनों बनाता हो उसे हम अंतःस्रावी नहीं, बहिःस्रावी बोलते हैं। और ये बहिःस्रावी ग्रंथियां जो पढ़ना है आपको, पाचन में पढ़ना है। एंजाइम का क्या काम है? पाचन करवाना। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िएगा तब हम इसका चर्चा करेंगे, यहाँ इसका चर्चा नहीं होगा। यहाँ जो चर्चा होगा किसका? हार्मोन का। अब हमारे बॉडी में टोटल 9 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। कितने प्रकार के? 9। और ये 9 का नाम याद रखना है, और 9 से कितना हार्मोन निकलना है वो भी याद रखना है। हार्मोन आपके बॉडी में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब समझते हैं? संतुलन, ना ज्यादा और ना ही कम। ज्यादा हो तब दिक्कत, कम हो जाए। नाम सुने होंगे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ये हार्मोन है। अब बनाता है कौन है? पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो अग्नाशय, देखो अग्नाशय ये एक ऐसा अंग है जो जूस भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन, ये तीनों बनाता है। और जो तीनों बनाता है ना उसे हम अंतःस्रावी बोलेंगे और ना ही बहिःस्रावी। इसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलेंगे? मिश्रित। तो ये क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाता है? अग्नाशय। कौन? अग्नाशय। समझ में आ रहा है तुम लोग को? बतियाती है जी। मिश्रित ग्रंथि किसे बोलेंगे? जो हार्मोन भी बनाता है, एंजाइम भी और जूस भी। एक ही है मिश्रित ग्रंथि, आपको याद रखना है, अग्नाशय। पैनक्रियाज, तो कुछ पार्ट पैनक्रियाज को हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी में और कुछ पार्ट पढ़ेंगे पाचन में, तब जाके पैनक्रियाज कंप्लीट होता है। तो अभी जो आपका जो चैप्टर का नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तंत्र। लिखिएगा अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इस एंडोक्राइनोलॉजी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स मतलब क्या? ग्रंथियां। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां। तो हम क्या बताएं ग्रंथि के बारे में? वैसे अंग, वैसे ऑर्गन या ऊतकों का समूह, ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, वैसे अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक को रिलीज करता हो। रासायनिक यौगिक को क्या निकालता हो? निकालता हो। और ये रासायनिक यौगिक कितने होते हैं? 3। और ये 3 कौन कौन हो सकते हैं? हार्मोन, एंजाइम, जूस। उसी को ग्रंथि कहेंगे, इसके अलावा कोई ग्रंथि नहीं। तो क्वेश्चन आएगा सभी ग्रंथियां अंग है, सही कि गलत? ध्यान से सुनो, सभी ग्रंथियां अंग है, सही? सभी और ग्लैंड्स को ऑर्गन बोलेंगे कि नहीं?
लेकिन सभी ऑर्गन को ग्लैंड बोलेंगे? पॉसिबल ही नहीं। तो यहां से लिखिएगा ग्लैंड्स। जाओ लिखिएगा पॉइंट देखे। लिखेगा वैसा अंग या ऊतकों का समूह, वैसा अंग, वैसा अंग या ऊतकों का समूह, या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक को, वैसा अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक को, जो रासायनिक यौगिक को रिलीज करता हो, जो रासायनिक यौगिक को रिलीज करता हो। रिलीज मतलब क्या? निकालता हो। रिलीज भी तो छोटा मोटा हिंदी है। जो रिलीज करता हो उसे ग्रंथि कहते हैं, उसे ग्रंथियां कहते हैं। अब आपको समझना है कि ये केमिकल कंपाउंड्स क्या होता है जो ऑर्गन के द्वारा रिलीज होता है। तो यहाँ केमिकल कंपाउंड कहने का अर्थ हुआ, ये केमिकल कंपाउंड क्या है? तो पहला आपका सेंस आना चाहिए हार्मोन, हार्मोन। दूसरा जूस, जूस को बोलते हैं रस। और तीसरा एंजाइम, एंजाइम। ये तीन प्रकार का रासायनिक यौगिक होता है जो अंगों के द्वारा रिलीज होता है, लेकिन सभी अंग नहीं रिलीज करता। जो अंग रिलीज करेगा उसी को हम ग्रंथि बोलेंगे, उसी को ग्रंथि बोलेंगे। जो रिलीज नहीं करेगा उसको अंग ही बोलेंगे, ग्रंथि नहीं। आंख, आंख ऑर्गन है कि ग्लैंड है? ऑर्गन तो है, क्या इसको ग्लैंड बोलेंगे? इसमें ग्रंथियां होती है, ऐसी में करते तो निकलता है आंसू। आंसू क्या है? जूस। आंसू क्या है? तो कोई रोए तो बोलना जूस अपना संभाल के रखो, क्योंकि आंसू के द्वारा जो जूस, आंसू क्या है? जूस है ना, रस निकल रहा है ना जी, लेकिन ये अंदर की ओर बाहर, बाहर। तो ये क्वेश्चन आता है कि अश्रु ग्रंथि जो होता है किसके द्वारा रिलीज होता है? कौन सा? तो लैक्राइमल, याद है? लैक्राइमल ग्रंथि के द्वारा आंसू रिलीज होती है। तो आंखों में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। चलो लिखो रासायनिक यौगिक के कितने नाम? तीन, हार्मोन, जूस और एंजाइम। समझ में आ रहा है जी? हाँ, छोटका कहाँ छोड़ देता है? कुंभ से नहीं आया है? फोन नहीं किया कुंभ में है कि ना? चलो यहाँ देखो, अब ये पॉइंट के लास्ट पॉइंट ध्यान से सुन लो। देखिएगा, वैसे अंग जो हार्मोन रिलीज करता हो, क्या रिलीज करता हो? उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। लिख लीजिएगा कि वैसे ग्रंथियां जो हार्मोन बनाता हो उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। वैसी ग्रंथि, वैसे ग्रंथि जो हार्मोन बनाता, वैसे ग्रंथि जो हार्मोन बनाता हो उसे अंतःस्रावी, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। वैसे ग्रंथियां
जो जूस तथा एंजाइम दोनों बनाता हो, जूस है तो एंजाइम तो रहेगा, उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट किया बाबू, चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, ये तो आपका बाहरी नॉलेज दे रहे। बोलो, ये है अंतःस्रावी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडोक्राइन। कहाँ रहते हो? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन, क्राइम है, क्राइम मत कर देना, क्राइम अलग चीज हो जाएगा, CRIME कर दोगे तो क्राइम हो जाएगा। तो यहाँ क्या बताए, वैसी ग्रंथि है जो क्या बनाता हो, हार्मोन, उसे हम क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वैसे ग्रंथियां, वैसे ग्रंथियां जो रस तथा एंजाइम, जो रस तथा एंजाइम, लिख लिए, जो रस तथा एंजाइम बनाता हो उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बस्ता उस्ता लपेट लिए, अभी हम 5 मिनट और पढ़ाए तब निकालना पड़ेगा ना। आप लोग एक ही घंटा में परेशान हो जाते हैं, और शाम वाला लेकिन 2-2 घंटा का बैठा पढ़ाते हैं। समझ में आया? तो हम क्या बताएं, केमिकल कंपाउंड कितने हैं, 3। कौन कौन? जो हार्मोन बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी। जो हार्मोन बनाता है उसे क्या, अंतःस्रावी। और जो जूस और एंजाइम दोनों बनाता हो, और जो तीनों बनाता हो, और जो तीनों बनाता हो उसे बोलेंगे मिक्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे? एकदम अकबका आ जाते हो जी। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, ये देखो, अभी मात्र 1 घंटा में आप लोग का ये हालत हो जाता है। इसीलिए जानते हो, शाम वाला बैच में भी मात्र 50% लड़का ठीक एक्टिव रहता है, चाहे 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाते। हाँ सर, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, इसीलिए हर 4 महीना में ना हो जाता है। ठीक है, ये ना कि समझ में ना आ रहा है जबरदस्ती पढ़ाई ले, तब दिक्कत, तब दिक्कत। ना समझ में आ रहा है का, छोड़ दें। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वैसी ग्रंथियां, वैसी ग्रंथियां जो हार्मोन, जूस तथा एंजाइम, आवाज नहीं, बंद कर लियो बस्ता तो बंद रखो। वैसे ग्रंथियां जो हार्मोन, एंजाइम तथा जूस तीनों बनाता हो उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। हाँ सॉरी, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो है पैनक्रियाज, वह मिक्स ग्लैंड है। यही आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय, पैनक्रियाज, PANCREAS, पैनक्रियाज। पढ़ाएंगे, खत्म नहीं हुआ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी खत्म नहीं हुआ। बोलो, सब लोड है। और देखो, जिसका छूट गया है ना, वह वीडियो देख सकते हैं, वीडियो जा रहा है ना जी। जिसका मान लीजिए छूट गया है, शुरू से नहीं है, तो यूट्यूब पर अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए तो देख सकते हैं, ओनली विजन में। चलिए, ये चैप्टर जो है कल स्टार्ट होगा, आज इतना ही, जाइए, सब आप बका रहा था।